Good morning, students. Now continue our series UGC NET, JRF, SET and Commerce MCQ daily MCQs. The first MCQ here, given the matches here. तो यहाँ पर जो ऑथर है उन्होंने जो थियरी दी है उसके मैचेस हैं. द फर्स्ट ऑथर इज अ मैस्लो. हमें सबको पता है कि मैस्लो ने जो दी थी वो नीड ऑफ हायरार्की थियोरी दी थी. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है उसका सही आंसर है. हर्जबर्ग जो है उन्होंने हाइजीनिक थ्योरी दी थी. सो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर है. ओची है जिन्होंने थियरी Z दी थी और MC ग्रो है जिन्होंने थियरी X और Y दिए थे. तो ये जो MCQ है मैचेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में बार बार आए हुए हैं. सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर D, 3, 1, 4 and 2. Next MCQ. Consider the following step in decision making process and select the correct sequence. हमें एक सीक्वेंस दिया है डिसीजन मेकिंग के लिए. तो सबसे पहले define the problem, considering alternatives, considering limiting factors, selection of the best alternative and implementation. तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो सीक्वेंस दिया है विच इज टोटली परफेक्ट सीक्वेंस. सो फर्स्ट फॉर डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले क्या होता है, डिफाइन द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को डिफाइन होते हैं. देन आफ्टर कंसीडरिंग अल्टरनेटिव, देन कंसीडरिंग लिमिटेड फैक्टर्स, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव एंड इम्प्लीमेंटेशन. ये सही सीक्वेंस है. सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. यूजीसी नीट की एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट बहुत आते हैं. तो सबसे पहले हम ये जो स्टेटमेंट है वो पढ़ते हैं. फर्स्ट, पेबैक पीरियड मेथड मेजर द ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. पेबैक पीरियड है वो बिजनेस की ट्रू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाता है. ये टोटली गलत है. पेबैक पीरियड से हम इन्वेस्टर को ये पता चलता है कि हमने जो पैसे डाले वो कितने टाइम में हम रिटर्न लेंगे. सो ऑप्शन नंबर ए इज अ टोटली रॉन्ग. तो आंसर में हम देखने जाए जहां पर वह ए दिए हैं 1 दिया है वो गलत हो जाएगा. ऑप्शन नंबर सेकंड, कैपिटल रेशनिंग एंड कैपिटल बजटिंग मीन्स द सेम थिंग, विच इज टोटली रॉन्ग. Option number 3, internal rate of return and time adjustment rate of return are the same. Internal rate of return और time rate of return are the same. ये सही है कि आपने डाला है और कितने टाइम में आप इंटरनेट उसका रेट मिल रहा है और टाइम एडजस्टमेंट के साथ. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. एंड फोर्थ ऑप्शन, रेट ऑफ रिटर्न मेथड टेक इनटू अकाउंट द टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये ऑप्शन गलत है. सो हियर आंसर इज अवर ऑप्शन नंबर सी. जो थर्ड वाला ऑप्शन दिया है वो एक ही सही. नेक्स्ट, which of the following term is used to represent the proportionate relation between the debt and equity. अब डेप्ट और इक्विटी का रिलेशन कौन बताता है, कौन से स्ट्रक्चर में हमें पता चलता है कि डेप्ट और इक्विटी का रिलेशन क्या है. यहाँ पर आंसर दिया ऑप्शन नंबर ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल बजटिंग, ऑप्शन नंबर सी असेट स्ट्रक्चर एंड ऑप्शन नंबर डी कैपिटल स्ट्रक्चर. सो हियर करेक्ट आंसर इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाता है कि कंपनी की डेप्ट कितनी है, कंपनी की इक्विटी कितनी है. कंपनी का स्ट्रक्चर जो कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कंपनी अपनी तरीके से डिसाइड करती है. कई बार कंपनी सिर्फ इक्विटी एक्सेप्ट करती है, समटाइम आल्सो कंपनी एक्सेप्ट द इक्विटी एंड प्रेफरेंस, समटाइम कंपनी आल्सो एक्सेप्ट द इक्विटी प्रेफरेंस एंड डिवेंचर. वो कंपनी पर डिपेंड है, कंपनी किस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बनाती है. तो डेब्ट और इक्विटी का स्ट्रक्चर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर से पता चलता है. सो हियर करेक्ट आंसर इज कैपिटल स्ट्रक्चर. नेक्स्ट एमसीक्यू, एचआरएम इज अमालगमेट ऑफ. ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर जॉब एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन. ऑप्शन नंबर बी सोशल बिहेवियर एंड बिजनेस एथिक्स. ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. ऑप्शन नंबर डी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज. तो एचआरएम इज अमालगमेट ऑफ. एचआरएम कहाँ से मिल रहा है, तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन. Next, an interview conducted
टाइम ऑफ एम्प्लॉय लिविंग द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल। अब जब इंटरव्यू कंडक्ट होता है और एम्प्लॉय वहां से चला जाता है तो उस इंटरव्यू को हम कहेंगे एग्जिट इंटरव्यू। यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए एग्जिट इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर बी फीडबैक इंटरव्यू, ऑप्शन नंबर सी convenience interview, option number D directed interview. So here answer is option number A exit in. Next MCQ, which type of elasticity play a crucial role in determining international trade? जब आप इंटरनेशनल ट्रेड प्ले कर रहे हो तब कौन सी इलास्टिसिटी जो है वो प्ले कर रही है, हमें सबको पता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो इकोनॉमिक्स में आता है। यहाँ पर आप जब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो सबसे मेन फैक्टर है प्राइस। आप प्राइस के बैरियर के साथ ही प्ले कर रहे हो, तो यहाँ पर जो आंसर है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग लायबिलिटी इन ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। अब ये कुछ लायबिलिटीज दी है वो हमें बैलेंस शीट में ऑर्डर के हिसाब से रखनी है। तो सबसे पहले हमें बैलेंस शीट में दो साइड होती है, द वन साइड इज अ लायबिलिटी साइड एंड सेकंड इज अ असेट साइड। दोनों में हमें किस तरीके से हमें पता होना चाहिए। लायबिलिटी में स्टार्ट कहाँ से होता है, शेयर कैपिटल से। तो यहाँ पर हमें जो ऑर्डर में दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो सबसे पहले जो है ऑर्डर के हिसाब से शेयर कैपिटल आएगा, देन आफ्टर आएगा बैंक लोन, देन आएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड लास्ट इज अ बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा करंट लायबिलिटी में। तो जो सही सीक्वेंस है शेयर कैपिटल, bank loan, provision for taxation and bank overdraft. So here our correct answer is option number D 3241. Next, marginal revenue is dash at the quantity and generate maximum total revenue नेगेटिव बियॉन्ड द पॉइंट। अब मार्जिनल रेवेन्यू है जो क्वांटिटी में जनरेट हो रहा है मैक्सिमम टोटल रेवेन्यू, और नेगेटिव रेवेन्यू बियॉन्ड द पॉइंट कब होगा, तो जब वो जीरो होगा तब वो बियॉन्ड द पॉइंट होगा। तो स्टूडेंट आप लोग ये एमसीक्यू याद रखना, जीरो जब होगा उसके काउ भी है कि उस काउ के हिसाब से प्ले कर रहा है, लेकिन अभी जीरो जो है वो याद रखना। नेक्स्ट, मैच द आइटम इन लिस्ट विथ आइटम इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। हमें ए और बी के साथ लिस्ट को मैच करना है। ये जो एमसीक्यू है बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्योंकि बहुत बार ये एमसीक्यू नेट की एग्जामिनेशन में रिपीट हो रहे हैं। तो कौन सी थियोरी किसने दी ये सबसे पहले आपको याद रखना है। तो सबसे पहले पीटर एफ डकर, जो पीटर एफ डकर है हम सबको पता है, उन्होंने एमबीओ थियोरी दी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। पीटर एंड डकर आल्सो गिवन द थियोरी ऑफ एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। उसके बाद सेकंड एफ डब्ल्यू टेलर, एफ डब्ल्यू टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी दी। याद रखना, एफ डब्ल्यू टेलर आल्सो गिवन द थियोरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देन हेनरी फ्यूल ने जो फोर्थ ऑप्शन है फंक्शनल थियोरी, हेनरी फ्यूल ने दी है फंक्शनल थियोरी। एंड ह्यूज मस्टनबर्ग उन्होंने दी है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। तो ये चारों चार बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, पीटर एफ डकर also given the MBO theory, management by objective. F.W. Taylor also given the theory of scientific management. Henry Fayol also given the theory of functional theory. And Hugo Musternberg also given the theory of industrial psychology. So here answer is option number B 1, 2, 4 and 3. Next, यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में सेंटेंस असर्टन एंड रीजन बहुत आते हैं। तो पहले हमें उसे समझना है कि दोनों सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है,
और उसके अकॉर्डिंगली ही हमें आंसर देना है। कई बार क्या होता है, दोनों सेंटेंस सही होते हैं, समटाइम बोथ द सेंटेंस आर इनकरेक्ट। उसके बाद कई बार क्या होता है, सेंटेंस फर्स्ट है वो करेक्ट है और सेंटेंस सेकंड है वो फॉल्स है, और समटाइम दोनों फॉल्स होते हैं। तो पहले हमें पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले हम असरटेन पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग प्ले अ वाइटल रोल इन सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। डेफिनेटली ये सही आंसर है। आप जब एडवर्टाइज करोगे तब आप सेलिंग जो है वो बढ़ा सकते हो, प्रोडक्ट और सर्विस दोनों के लिए, यानी वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले कर रहा है। उसका रीजन क्या है? सेल्स पर्सन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ गुड एडवर्टाइजिंग प्लान। डेफिनेटली ये भी सही है कि आप सेल्स का प्रमोशन कर रहे हो लेकिन आपके पास गुड अच्छी एडवर्टाइजमेंट प्लान नहीं है तो भी वो इनकम्प्लीट है। तो इस केस में दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। नेक्स्ट, which one of the following contain the three elements of service marketing triangle? अब सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल के एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले 3 एलिमेंट है जिस पर पूरा मार्केटिंग डिपेंड है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। तो ये सर्विस मार्केटिंग की भी ट्राइंगल के 3 एलिमेंट है, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड कस्टमर। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय एंड कंज्यूमर। सो ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रीड फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दिए हैं उसको पढ़ते हैं और हम समझते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद द शॉर्टेज ऑफ कैपिटल, कैपिटल की शॉर्टेज को रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है, टोटली रॉन्ग है। दूसरा है नेट वर्किंग कैपिटल इज द एक्सेस ऑफ करंट असेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। हमें सबको पता है कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। Greater the size of the business unit, larger will be the requirement of working capital. Definitely, it is the right option. And last, working capital is also known as circulating capital. सही है, working capital day by day circulate हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है, it is again the correct answer. So ऑप्शन नंबर सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों तीन जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द आवर आंसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फिर से एक मैच द फॉलोइंग है लिया है। सबसे पहले ए को हम बी के साथ मैच करेंगे। कैपिटल बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। सबसे पहले हम समझते हैं कि कैपिटल बजटिंग, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो कैपिटल बजटिंग में सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर का प्लानिंग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वो कैपिटल बजटिंग में आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी में हम कॉस्ट और बेनिफिट देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टाइम के साथ रिलेटेड है। इन्वेस्टर कितना डालेगा और कितने टाइम में वो अपनी अमाउंट रिटर्न लेगा, सो विच इज रिलेटेड टू द टाइम। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द रिलेटेड टू ऑप्शन सी का जो रिलेटेड है वो 1 है। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन irreversible है। So here answer is C, 4, 3, 1 and 2. Next, according to which of the following firm market value is not affected by capital structure? कौन सा है जहां मार्केट वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करता? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 MM हाइपोथेसिस, ऑप्शन नंबर बी नेट इनकम अप्रोच, ऑप्शन नंबर सी ट्रेडिशनल व्यू, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। ऑप्शन नंबर बी नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच जो कैपिटल स्ट्रक्चर को डेफिनेटली अफेक्ट कर दे, बट हाइपोथेसिस विच इज नॉट अफेक्ट टू द कैपिटल स्ट्रक्चर। हाइपोथेसिस में क्या है कि हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, देन आफ्टर उसके बेसिस पर हम
नेक्स्ट स्टेप करते, बट कैपिटल स्ट्रक्चर को हाइपोथेसिस अफेक्ट नहीं करता। सो हियर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एमएम हाइपोथेसिस। फ्रेंड्स, आज आज का हम इतना रखते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।